शब्द को नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? यस, निष्पक्षता, या भेदभाव रहितता। नोट करेंगे। पहला लाइन, भेदभाव रहितता सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। लिख लो, लिख लिया। वेरी गुड, फास्ट। लिख लिया। नोट करेंगे। आशय है कि एक सिविल सेवक को, आशय है कि एक सिविल सेवक को जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, रेस, जन्म स्थान, संपत्ति, भाषा आदि के आधार पर आम जनता के साथ, आदि के आधार पर आम जनता के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आदि के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे सबके साथ, उसे सबके साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार करना चाहिए। आप आर्टिकल 15 भी लिख सकते हो। आर्टिकल 15 उसमें भी यही है, भेदभाव का विरोध है ना, भेदभाव का। आर्टिकल 15 साइड में लिख दो, आर्टिकल 15। पहला चेंज करके लोक सेवक, लोक सेवक में, लोक सेवक में निष्पक्षता होने पर ही वह, लोक सेवकों में निष्पक्षता होने पर ही वह सरकार की नीतियों योजनाओं का, सरकार की नीतियों योजनाओं को लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर, लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर, लक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेगा। लोक सेवकों में निष्पक्षता या भेदभाव रहितता होने पर, लोक सेवकों में भेदभाव रहितता होने पर सरकार और लोक सेवकों के प्रति, सरकार और लोक सेवकों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ती है। क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ती है।
पहले चेंज करके, लोक प्रशासकों से यह आशा की जाती है कि लोक प्रशासकों से यह आशा की जाती है कि वे प्रशासनिक कार्य संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर, प्रशासनिक कार्य संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उनके निर्णय और कार्य स्व विवेक पर आधारित होते हैं। निर्णय और कार्य स्व विवेक पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य निष्पक्षता पूर्वक संपन्न करें। वे भाई भतीजावाद और स्वार्थ हित की बजाय सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लें। पहला चेंज करके, लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व आदि को साकारित करने के लिए लोक सेवकों में भेदभाव रहितता का होना, लोक सेवकों में भेदभाव रहितता का होना आवश्यक है। इस रूप में भेदभाव रहितता लोकतंत्र की सफलता में सहायक है, सफलता में सहायक है। अब ध्यान रखना, ऐसा सवाल बन सकता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो आप, लोकतंत्र 2 पार्ट्स में लिख लो आप। एक साइड में लिख लो
लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, और लोकतांत्रिक मूल्य के नीचे में 3-4 बातों को लिख लो। क्या लिख लिया? लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, और दूसरे साइड में, एक साइड में लिख लो लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है। ऐसा सवाल हो सकता है पूछ ले कि ये जो भेदभाव रहितता है ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कहने का मतलब लोकतांत्रिक मूल्य तब तक साकारित नहीं होंगे जब तक लोकतंत्र, जब तक भेदभाव रहितता न हो। जनता का शासन जो है चुनाव के माध्यम से होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बोलो, किसके माध्यम से? चुनाव निष्पक्ष ये सब होना चाहिए, और लोकतंत्र में ये मूल्य होने चाहिए। कौन से मूल्य? बोलो कौन से मूल्य? चुनाव में भूमिका किसकी है? प्रशासनिक अधिकारियों की है कि नहीं है? निर्वाचन चुनाव आयोग के साथ साथ इनकी भूमिका है। अगर ये लोग पक्षपात करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं है? ये लोकतांत्रिक मूल्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व तभी साकारित होंगे जब प्रशासनिक अधिकारी भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम करे, सबके हित में काम करे। ये सोनो, अगर भेदभाव कर रहा है किसके आधार पर? बोलो किसके आधार पे? जाति के आधार पे। कई जगहों पे जाति और धर्म के आधार पे है। अभी कई जगहों पे आप कोई एक भाषा नहीं बोलते हो और आपको किसी ने पीट दिया, चले गए थाने में, तो थाने वाले को भी लगता है कि मेरी भाषा बोलने वाले ने पीटा है, ज्यादा उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। संभव है कि नहीं है? इसका मतलब भाषा के आधार पर पक्षपात हो रहा है। बोलो, कई बार प्रांत के आधार पर हो जाता है। बोलो, कई बार संपत्ति के आधार पर भेदभाव होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा कोई भेदभाव, जब भेदभाव नहीं करेगा तभी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणा, और तभी जाकर लोकतंत्र भी सफल हो। ऐसा हो सकता है। क्लियर? एक बार फिर से बोलना, टॉपिक क्या था? भेदभाव, प्रशासकों को किसी प्रकार से भेदभाव। मगर भेदभाव पे एक पिछली बार सवाल था, वो कहां सवाल है? देखो तो इसमें भेदभाव पे कोई सवाल है? है सवाल? नहीं, भेदभाव 2 टाइप का, सकारात्मक और नकारात्मक। नहीं वो तो ठीक है, वो तो कर लेंगे। ये बताओ भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग बोलो। भेदभाव 2 टाइप का होता है, एक सकारात्मक भेदभाव और दूसरा, कौन सा भेदभाव हम लोग स्वीकार करते हैं? कौन सा भेदभाव? सकारात्मक भेदभाव स्वीकार्य है कि नहीं है? भेदभाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो आरक्षण है, वो क्या है बेसिकली? बोलो क्या है? भेदभाव है कि नहीं है? मतलब कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? सकारात्मक भेदभाव पे सीधा सवाल पूछा जा चुका है। सवाल था कि क्या भेदभाव को आप सपोर्ट करोगे? मैं अगर खुले अगर आपसे पूछ लूं कि आप भेदभाव को सपोर्ट करोगे प्रशासन में? एक दृष्टिकोण से यस। बोलो, बोलने में दिक्कत है। एक दृष्टिकोण से नो। एक दृष्टिकोण से सपोर्ट करोगे, कौन से दृष्टिकोण से? सकारात्मक भेदभाव को तो सपोर्ट किया गया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्सेप्टेड है कि नहीं है? मगर आप किसी को विशेषाधिकार दे दो तो ये नकारात्मक भेदभाव हो गया। बोलो, विशेषाधिकार है क्या किसी को? ध्यान देना, ऐसा नहीं करेंगे। विधि के समक्ष समता है। 14 क्या है? अरे बोलो क्या है? विधि के समक्ष समता की स्थिति है कि नहीं है? समानता की स्थिति है। बोलो, कोई विधि से ऊपर है क्या? नहीं है। मगर जो कमजोर व्यक्ति है उसके लिए हम कुछ विशिष्ट प्रावधान करेंगे। ये कौन सा भेदभाव है? अच्छा, सामाजिक न्याय की अवधारणा में कौन सा भेदभाव स्वीकृत है? पढ़े हो ना सामाजिक न्याय? कौन सा भेदभाव स्वीकार्य है? लिखोगे ना?
समाज के जो सबसे पिछड़े हैं, बोलो हाशिए पे खड़े हैं, उनके लिए कुछ हम विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करेंगे, उनको कुछ विशेष रियायत देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, उनको कुछ छूट देंगे, जब वितरण करना है तो थोड़ा उनको ज्यादा देंगे। इनको ये कौन सा भेदभाव है? भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में कौन सा भेदभाव सम्मिलित है? और जब आप रॉल्स भी पढ़ोगे ना, किसको, रॉल्स का कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय में रॉल्स पढ़ना है। किसको पढ़ोगे? रॉल्स पे जब सामाजिक न्याय यहां पे सवाल बन चुका है, बना है कि नहीं बना है? कहां पे बना है? टॉपिक नंबर 3 में ही है कि कहां पे है? रॉल्स और सामाजिक न्याय कहां पे लिखा हो ये बताओ। तो सवाल हूबहू छप सकता है सेकंड पेपर, जीएस के फर्स्ट सेकंड पेपर में? संभव है कि नहीं है? तो रॉल्स यहां पढ़ लोगे, वहां लिख लोगे। हम लोग टॉपिक नंबर 5 देखेंगे तो रॉल्स भी देखेंगे, अमर सेन भी देखेंगे, तभी आपका सामाजिक न्याय का जो सबसे बाद वाला कॉन्सेप्ट है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होगा। किसको पढ़ने से? जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन, इनको यहां तक पहुंचोगे। और सवाल ये लोग पहुंचा चुके हैं वहां तक। कहां पे टॉपिक जॉन रॉल्स पे कहां सवाल था? कहां पे सवाल था? देखो, मैं इस क्वेश्चन पेपर तो दे ही चुका हूं, उसके बाद भी दिक्कत है, फुर्सत नहीं ना कमरे पढ़ने का। है कहीं पे? देखो तो रॉल्स, रॉल्स इसी में होना चाहिए। कौन से टॉपिक में है देखो। है कहां क्वेश्चन पेपर है? मिला नहीं है? कितना, कितने नंबर तक मिला है? आगे नहीं मिला है? अच्छी बात, तब छोड़ दो। क्वेश्चन बैंक दिया जा चुका है, उसको सब एक बार प्रिंट करा लो, 4, 5, 6, 7 तक, आगे तक क्लियर मिल जाएगा आगे। ये देखो, हमारे सिलेबस में पढ़ना है भेदभाव रहितता। क्या पढ़ना है? मान लो, संदर्भ को ध्यान देना, मान लो आपने एक रूल बना दिया है कि कोई चीज का, आप गए हो किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में और सामग्री को बांटा जा रहा है, आपदा राहत सामग्री को बांटा जा रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर लोग निकल रहे हैं, बट रहा है सामान। बोलो, आप ही ने कहा है कि लाइन से आना है और आप बैठ के देख रहे हो कि सब चीजें विधिवत तरीके से, अब व्यवस्था नहीं है किसी के साथ, ऐसा नहीं कोई ज्यादा सरपंच जी मुखिया जी आ गए तो उनको पहले देंगे। सारे लोग कहां से आ रहे हैं? लाइन से आ रहे हैं। बोलो, आपने बना दिया एक रूल, मगर आपकी नजर पड़ती है पीछे खड़े किसी बूढ़ी महिला पे, एकदम कमजोर है, देखने से भी लग रहा है कमजोर है, किसी तरीके से वहां पे खड़ी है। आप तो बोल सकते हो, थोड़ा निष्ठुर हो तो कह सकते हो लाइन से आना है, इनको भी लाइन से आने देंगे। हो सकता है गोद में बच्चा लिए हुए हो, संभव है कि नहीं है? तो आपके अंदर नियम और कानून के अनुसार चलना है, मगर क्या इसके पक्ष में भेदभाव कर सकते हो कि नहीं? इसको पहले बुला के दे सकते हो कि नहीं? अगले टॉपिक में जाओगे तो पढ़ना है परानुभूति। क्या पढ़ना है? आपको दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। आपको पता है कि औरों की तुलना में इनकी स्थिति थोड़ी सी, इनको पहले बुला के राहत सामग्री देके विदा कर सकते हैं कि नहीं? ये उल्लंघन माना जाएगा क्या? भेदभाव माना जाएगा क्या? और अब अपने पता चलता है कि चाचा भतीजों को बुला लिए हो, भाई भतीजा बात कर लियो, क्या हो तुम लोग यहां से पीछे वाले गली से, तुम लोगों को पहले देते हैं, तो भेद वो क्या हो जाएगा? भाई भतीजा वाद होगा, वो नहीं होना। मगर ये सकारात्मक भेदभाव हो जाएगा। कौन सा भेदभाव होगा? सकारात्मक। इसको आप औचित्यपूर्ण मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो परिस्थिति अगर विशेष हो तो वहां पे हम ऐसी चीजों को सपोर्ट करेंगे। सवाल आ चुका है मेरे समझ से, टॉपिक नंबर 6 में होगा या 7 में होगा, भेदभाव पे सवाल आया है।
कि अब कई लोगों ने जैसे ही देखा भेदभाव आउटराइटली लिख दिया कि भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना, निपट गए। बोलो, जोश में लोग कहते हैं नहीं भेदभाव है, कैसे भेदभाव का सपोर्ट कर देंगे, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम तो कदापि भेदभाव नहीं होने देंगे। अरे आपको करना पड़ेगा, सामाजिक न्याय में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कम नंबर पे उनको हो सकता है मेंस का कॉल। आप एक पहले किसी किताब में ये दिया हुआ है, मान लो 100 मीटर की रेस लगानी है और यहां पता है कि कुछ घोड़े हट्ठे कट्ठे एकदम बुलंद है और कुछ घोड़े कमजोर हैं, कम खाए पिए हैं, तो ऐसे बाहर से तो लगता है कि समानता हो रही है, सबके साथ न्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि जो 100 मीटर की रेस जो दौड़ेगा उसी का हम चयन करेंगे। मगर एक पहले से खाया पिया हुआ है, तो देखने में तो बाहर से लगता है कि सबके साथ समानता बढ़ती जा रही है, मगर समानता है कि असमानता है? जीतना किसका तय है? तो कंपटीशन कराने का फायदा क्या होगा? तो हम इनको कहेंगे तुम 80 मीटर ही दौड़ जाओ, तुम्हें भी सेलेक्ट कर लेंगे। बोलो ये सुनो, फंडा देखना, जो आरक्षण का जो फंडा है वो पढ़ोगे, वो इंडियन सोसाइटी में, हमें उधर में नहीं जाना है, मैं उसको सरलता पूर्वक समझा रहा हूं कि न्याय होगा कि नहीं होगा। और अगर आप कहते हो कि नहीं सबको 100 मीटर ही दौड़ना है, तो पता चला कि ये तो कभी पास ही नहीं होंगे, हमेशा जीतेगा कौन? बोलो कौन जीतेगा? तो न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? बाहर से देखने पे तो लगेगा कि न्याय है, सबके साथ समान ट्रीटमेंट है, मगर उसी में असमानता को बढ़ावा मिलेगा, उसी में अन्याय भी होगा। इसीलिए हम लोगों ने ला दिया कौन सा? आरक्षण की व्यवस्था ला दी कि भाई जो किसी तरीके से समाज में सामाजिक रूप से पिछड़े हों, तो बोलो ये स्वर्णो, आर्थिक रूप से पिछड़े, हमने आर्थिक ईडब्ल्यूएस भी लगा दिया है। पहले आर्थिक आधार नहीं था, बोलो था क्या? तो जो सामाजिक तरीके से, शैक्षणिक तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको थोड़ा कम पे ही हम उधर में पहुंचा देंगे। कोई दिक्कत है? भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसा भेदभाव? जिस साल आया है मास लेवल पे लोगों ने उसके एंटी में लिख चला, जैसे ही देखा भेदभाव, दूध के धुले हो गए कि मैं तो कदापि भेदभाव किसी भी स्तर पे करना पड़ेगा ना। करोगे कि नहीं करोगे? सकारात्मक, स्वार्थ हित की पूर्ति के लिए नहीं। क्लियर? बोलो क्लियर। आगे बोलते हैं। तीनों टॉपिक ये हो गया। देखो आप, ये जो टॉपिक था, ये चाहिए तो अलग टॉपिक हो। अपने सिलेबस में देखो, सत्यनिष्ठा देख लिया, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता देख लिया। अब नोट करोगे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। बोलने में, बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, कई लोग इसी टाइप की बात करते हैं, मैं सार्वजनिक सेवा में जाना चाहता हूं। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, वो जो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट भी होता है, तो आपको पूछा जाता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य भाई हम सार्वजनिक सेवा, जनता की सेवा करना। बड़ा आइडियल टाइप का उत्तर आता है। बाद में सेवा हो या, लोग ताली बजाते हैं कि इनका कितना अच्छा इनका थॉट है। ये स्वर्णो, कि पूरा जीवन किसकी सेवा में करना चाहते हैं? गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, दिव्यांगों की सेवा करना चाहते हैं। ज्यादातर का स्टेटमेंट यही आता है, और जो व्यूअर रहते हैं खूब ताली भी बजाते हैं कि जानदार, इनका थॉट जो है थोड़ा। बोलो ये स्वर्णो, ये अलग बात है कि बाद में उसका पालन करना कठिन काम, व्यक्तिगत हित प्रधान हो जाता है और सार्वजनिक हित। बोलो ये स्वर्णो, मगर माहौल बनाना हो तो बोलो सार्वजनिक हित। अरे आईक्यू यूक्यू में देख लेंगे ना अंतर, कहां पढ़ोगे? टॉपिक नंबर 4 में पूछ लेना। अभी क्यों परेशान हो रहे हो? कृतज्ञता का क्या अर्थ है, सब वहीं पूछ लेना।
ज्यादा लोगों का कृतज्ञ मत बनो। अब मान लो कोई आपको हमेशा मदद कर रहा है, जहां घर से बाहर जाते हो गाली दे देता है, होटल की बुकिंग भी करा दी, आपको लगा बड़ा शानदार आदमी है यार, बाद में काम ऐसा निकालेगा, सूद ब्याज समेत जितना दिया है ना, आपने उससे लाभ लिया होगा 10,000 का, एक ही बार 2 लाख का काम आपसे कराएगा, क्योंकि आप हो गए हो कृतज्ञ। क्या हो गए हो? कृतज्ञ। आपके ऊपर इतना उपकार कर दिया कि अब उसकी बात को कैसे टालोगे? आपका 10 बात माना है, एक बात उसकी नहीं मानोगे? हैं? देखो पीछे वो बोल ही रहा है, अनुभवी आदमी है, और सर बोल के सर को नीचे कर लिया है, ऊपर उठा नहीं रहा है, बोला और चुपचाप। तो कृतज्ञता होती है, लोग कृतज्ञ हो जाते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा ना उसमें सत्यनिष्ठा में कि सार्वजनिक पद पे वहां कृतज्ञता शब्द आया है, सार्वजनिक पद पे बैठे लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वे दूसरों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। क्या हो जाए? और बाद में उनके अनुसार उनको काम करना पड़े, विवशतावश काम करना पड़े। कई बार अधिकारी दूसरे की कार मंगा लेंगे, ऐसे करते रहेंगे, और अचानक सामने वाला एक बड़ा सा काम सब सूद ब्याज समेत निकालता है। क्लियर? तो आप कृतज्ञ हो गए। तो बोलो ये स्वर्णो, ध्यान रखना। उसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या है? बोलो क्या कुछ बोले हो, क्या बोलना है? क्या चीज करेंगे? 80? सरकार अच्छी गाली देती है, सरकार तो गाली देगी ही देगी, अच्छी गाली। ठीक है, पीछे अच्छी गाली के चक्कर में कांड हो गया महाराष्ट्र में। अगर वो अच्छी गाली से नहीं चल रही होती ना, तो कांड नहीं होता। बोलो ऑडी कार आ गई, लोगों की नजर पड़ गई, ऑडी पे लगा हुआ है, अभी नया नया अभी सिलेक्शन एक्शन, आगे तक मामला बढ़ गया। नई कार आएगी, बहुत हैवी टाइप से कार आ जाएगी, तो कार अकेले थोड़ी आती, ईगो भी तो लेके आता है, उसका अहम भी तो आता है। अभी से यही बैठा हुआ कि कार आ जाएगी, पहले सिलेक्शन लेना पड़ता है, अच्छी कार आ जाएगी। लाल बत्ती वाली कार अगर लगी हो और बगल में ऑडी भी खड़ी हो तो ऑडी डाउन हो जाएगी, BMW डाउन है, ऑडी वो जो लाल बत्ती वाली कार है ना, उसका दबदबा ज्यादा रहेगा। समझ में आया? हो सकता है एक को की बगल की कार हो जाके क्या होगी, दब जाएगी। समझ में आया? और डीएम बनने पे अच्छी कार इनोवा व्हाइट कलर की एकदम आ जाती है उस पे, और उससे ज्यादा क्या चाहिए? बढ़िया कार मिलती है डीएम बनने पे, ऑफिशियल कार है वो। पहले वो एम्बेसडर चलता था, बाद में वो सियाज आ गया जो मारुति वाली कार थी, अब सब जगहों पे इनोवा आ गई है, इनोवा से घूमो। बिल्कुल भीतर में जो उसपे तौलिया भी रहता है वो भी व्हाइट ही कलर का होता है, कितना अच्छा है बोलो। क्लियर? सर आपसे निवेदन है कि अत्यधिक गर्मी की वजह से समय को आगे, ठीक है, देखो समय को आगे बढ़ाया जाए, समय को ना घटा सकते हो ना आगे बढ़ा सकते हो, समय अपनी गति से चलता है। तुम बोल रहे हो समय को आगे बढ़ा दो, तो किसी के बस की बात नहीं है। समय को आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? समय को ना घटा सकते हैं ना समय को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लिख रहा है कि सर समय को आगे बढ़ा दिया जाए। तुम्हारा भाव मुझे समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, ठीक है, आगे प्रयास करेंगे, 2.5 घंटे के आसपास की क्लास कर देंगे, 2.5 आवर। अच्छा देखो सीसेट वाली क्लास में देखता हूं मैं कल, अभी चूंकि अपनी क्लास अभी ये जो है सारी क्लासेज ऑफ हो चुकी हैं पीटी के चलते, यही एक क्लास चल रही है सर, सारी क्लासेज नहीं, हम लोग कर लेंगे 22 के 22 तक अभी लेके चलेंगे, तो उसके बाद पीटी को ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले ऑफ हो जाएगी। तो मैं प्रयास करता हूं आजमाने के लिए मैं वो क्लास लूंगा, आप सारे लोग 25 तारीख को आजमाओगे कि जो मैं ट्रिक्स और टेक्निक्स बता रहा हूं
उसके केवल उस आधार पे आप कितना ज्यादा सही कर पाते हो। आपने जितना पढ़ा वो पढ़ा है, बोलो, मगर कुछ 2 घंटे की ट्रिक्स और टेक्निक से देखना कि 2 घंटा पढ़ के भी हम 10 सवाल ज्यादा ट्रिक कर सकते हैं कि नहीं। कितनी देर पढ़ेंगे? 2 घंटा ही पढ़ेंगे। किसी एक दिन हो सकता है, कल परसों और परसों में कभी भी ले लेंगे, कल अगले 3 दिनों में कभी भी एक दिन की क्लास लेंगे, ताकि आपको 25 को मिलाने में आसानी रहे। क्लियर? क्योंकि उसमें उन लोगों के लिए नहीं होगा जो ऑलरेडी दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए लेना हो तो बड़ा व्यवस्थित तरीके से लेना पड़ेगा। कम से कम 1 हफ्ते की क्लास वो फिर होती है। अभी मैं कुछ एकदम शॉर्ट में एसेंस के रूप में ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा, जिसपे आप अपने तरीके से आजमाओगे। क्लियर है? क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसका परीक्षण 3 दिन के बाद ही हो जाएगा। पढ़ रहे हो और जाकर मिलाओगे कि इसके आधार पे कुछ हो रहा है कि केवल हवाबाजी थी उसमें, तो देखेंगे कि वो क्या उसका असर है। ठीक है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अंग्रेजी में भी लिख लेना, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। तो अपने पास एक है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, और दूसरा है कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। क्लियर? अब ध्यान देना, लोग जब सिविल सेवक बनते हैं तो उनका उद्देश्य किसके प्रति होना चाहिए? मगर सार्वजनिक सेवा के प्रति, निजी सेवा के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। सरकार की योजना लाभ अपने को मिलना चाहिए, सार्वजनिक को कम अपना मिलना पक्का चाहिए। ये सुनो, नीति बनी है सार्वजनिक हित के लिए। किसके हित के लिए? योजना बनी किसके लिए? और उसमें से आने लगता है कि अपना अंश कितना मिलना चाहिए। बोलो, ये स्थिति बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव रखना, क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में? डेडिकेशन टू। क्यों रखना चाहिए ये बताओ? ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, इनको जो वेतन मिलता है और जो भत्ते मिलते हैं, तमाम इनकी व्यवस्था पे जो खर्च होता है, वो खर्च किससे दिया जाता है? कौन सी निधि से दिया जाता है? बोलो, किससे दिया जाता है? बोलो, भारत की संचित निधि से। कौन सी निधि से? कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। पढ़े हो ना, पॉलिटी में पढ़े होगे, कौन से फंड से? और जनता से लिया गया टैक्स भी इसी में जमा किया जाता है। किसमें? संचित निधि से। जनता से आपने टैक्स लिया, जमा किया संचित निधि में, इससे पैसा किसको दे रहे हैं आप? सिविल सर्वेंट्स को। प्रशासकों को आप जो उनके वेतन और भत्ते पे जो होने वाला खर्च है, उसका वहन कौन कर रही है बेसिकली? कि कौन वहन कर रहा है? तो बेसिकली सारे सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट हैं कि नहीं है? वो पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक हैं कि नहीं है? पब्लिक सर्वेंट है। क्यों पब्लिक सर्वेंट है? आप जैसे घर पे किसी को रखते हो, उसकी सारी व्यवस्था करते हो, उसको वेतन देते हो, भत्ता देते हो, छुट्टी देते हो, बोलो, तो आपके घर पे आपके अकॉर्डिंगली आपकी समस्याओं को कम करता है व्यक्ति? करता है कि नहीं व्यक्ति? भला संदर्भ को बदल लो, इनके वेतन और भत्ते पे होने वाला खर्च कौन वहन कर रहा है? बेसिकली जनता के सेवक हैं कि स्वामी हैं? प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान लोक सेवक हूं, बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलो, बोलने में दिक्कत है क्या? लोक सेवक क्या, लोक प्रशासक किसके नौकर हैं? जनता के नौकर के स्वामी? नौकर है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। बोलो, जितने लोक सेवक हैं वो किसके 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 सेवक हैं? तो इनको किन के हित में काम करना चाहिए? जनता का हित मतलब सार्वजनिक हित हो गया। बोलो, इनको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। इनको इतनी फैसिलिटी मिली हुई है, रहने का घर और तमाम फैसिलिटी है। एक आईएएस का वेतन ज्यादा थोड़ी है, मगर खर्च देखोगे ना, उनके सराउंडिंग्स कितनी उनको सुविधा है,
तो आप 20 लाख खर्च करके उतनी सुविधा नहीं ले सकते हो, और वैसे वेतन तो बहुत कम है। बोलो, और जो काम करने का जो जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और कोई आपके पास आए दुखला रोते हुए, आप उसको खुश करके भेज सकते हो। आप चाहो तो गांव की तकदीर बदल सकते हो, तस्वीर बदल सकते हो। अगर आप एकदम चाहते हो कि हमको एक एक चीज को ठीक से लागू कर देना है, एक डीएम चाहे तो अपने जिले के ऊपर व्यापक असर डाल सकते हैं, मगर डीएम को सपोर्ट भी चाहिए, सांसद महोदय हों, विधायक जी हों। अगर सब लोग ये चाहते हों, पहुंचाया वहां तक रीच है। कई लोग जब पूछते हैं कि भाई आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो कई लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं, और ये बड़ा ही प्राइम क्वेश्चन है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, बोल लो। बहुत पैसा है, हैं? उसमें एक यह भी आता है कि इसका रीच जो है ना, व्यापक रीच है। इसका रीच जो है, सबसे व्यापक नेटवर्क किसका है? आईएएस का। बोलो, तो इस व्यापक नेटवर्क का हिस्सा बन के काम करना चाहते हो? आप चाहते हो जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो? आप बोल सकते हो आपके भीतर कौन सी क्वालिटी है, बोल सकते हो सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस है। और मान लो आप प्राइवेट नौकरी छोड़कर आ रहे हो, पूछ रहे क्यों छोड़कर आ रहे हो, बोलो कि प्राइवेट नौकरी में बहुत ज्यादा मोनोटोनस काम है, यहाँ कार्यों में विविधता है। क्या है? विविधता है। सीधे जनता से जुड़कर जनता के हितों को दूर करने का मौका मिलता है। बोलो, नहीं तो ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, कंपनी को फायदा हो रहा है। यहाँ जनता से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। कहां पे? अरे बोलो, कहां पे? सिविल सेवा में उनकी समस्याओं को जानने और सुलझाने का मौका मिलता है। आप किसी कंपनी में जाके ये काम थोड़ी कर पाओगे, करोगे क्या? हो सकता है आपको बहुत वेतन मिल जाए। तो यहां आप एक लोक सेवक में सार्वजनिक हित के प्रति समर्पण भाव होना, तभी तो अच्छे से काम करेगा। बोलो, और समर्पण भाव नहीं होगा तो अपनी कठिनाई, कभी भी कठिनाई में डाल के सेवा नहीं करेगा। कई सारे अधिकारी जान की बाजी लगा देते हैं बचाने के लिए लोगों को, और कई सारे लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, चाय की चुस्की चल रही है, पहले चाय कंप्लीट होगा तभी जाएंगे। इसका मतलब उनके भीतर सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं है। अरे मैं बता रहा हूं, पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ना जरूरी है। पढ़ रहे हो, 3 को और डिस्टर्ब किए हुए हो, अपने भी पढ़, पीछे तुम भी देख लो, हम भी देख लो। या तो उसको बैरिकेड करके हटा दो, या फिर इधर फॉरवर्ड कर दो। तो 3 लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? सेवक और नौकर में क्या अंतर है? लिख लो, आईएएस बनने के बाद समझ में आ जाएगा। सेवक थोड़ा रिफाइंड शब्द है, आप सेवक बोलोगे, सेवक, लोक सेवक, ये सोनो। नौकर थोड़ा इंफीरियर टाइप का शब्द हो जाता है। आप सेवक बोलो। सर्वेंट का हिंदी अनुवाद क्या करोगे? सेवक भी बोलोगे, नौकर भी तो बोल सकते हो। बोलो, तो सेवक थोड़ा रिफाइंड क्वालिटी का शब्द हो गया, सेवक बोलना ज्यादा बढ़िया। आप लोक सेवा बोलते हो ना, संघ लोक सेवा, कौन सी सेवा? और लोक सेवा किसको सिलेक्ट करती है? लोक सेवकों की। किसके हित में काम करें? जनता के हित में, सार्वजनिक हित में काम करें। तो हम सेवक शब्द ज्यादा करेंगे। नौकर भी थोड़ी इन्फिटी लगता है, घर का नौकर है, घर का सेवक नहीं बोलते। वहां पे भी सेवक बोला जाता है कि हमारे सेवक है। कई लोग नौकर नहीं बोलते हैं। आप देखोगे थोड़े एलीट टाइप से होगा फैमिली ना, तो नौकर नहीं बोलेगा, सेवक बोलेगा, सेवक है बोला जाता है। वेरी गुड। कहां लिखोगे एक चीज, ये सब चीजों को? सेवक शब्द का इस्तेमाल करो। हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट, बोलते हैं कि नहीं है? बोलते हैं कि नहीं सिविल सर्वेंट? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सिविल सर्वेंट है। कई लोग बोलते हैं मैं सिविल सर्वेंट हूं, इतना खुल के बोलते हैं सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल सेवक है, मतलब लोक सेवक है। क्लियर? बोलते हैं ना लोग। कई लोग पूछेगा आप क्या कर रहे हो, बोलो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करके क्या बोलोगे? सिविल सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट शब्द का तो इस्तेमाल करते ही हो।
करते हो कि नहीं करते हो? क्लियर? नोट करते हैं। तुरंत सवाल निकालता है कि अभी पूछ लेते हैं, जिज्ञासा प्रबल है इसकी। नेक्स्ट क्या लिखा आपने? लोग सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। नोट करेंगे इसको समझने के लिए हम लोग 1947 से पहले भारतीय प्रशासन की दशा देखते हैं। उस समय सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं था। जितने भारत में प्रशासन था, कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का था। बोलो, जो भारतीय प्रशासन था उस समय का, वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राजा खुश रहे या रानी खुश रहे। वहां पे उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं था, सार्वजनिक हित नहीं था। टाइम पे लगान वसूल कर लें, टैक्स जो वसूल करना है कर लें। बोलो, कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन करता हो तो सख्त दंड दें। उस समय कानून ज्यादा कड़ा था। जिसने कानून का उल्लंघन किया कोई शुरू नहीं, सीधे दंड है। सख्ती से लागू करते थे अंग्रेज सब। मैनिपुलेट नहीं था कि बच के निकल जाओगे, अगर उल्लंघन किया है तो दंड मिलना तय। ये स्थिति थी उस समय की। और जो काम उनको दायित्व मिला हुआ है, लगान वसूली, चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, लगान तो वसूल होगा और पहुंचा देना है कि ताकि बॉस खुश रहे। कौन खुश रहे? बॉस को खुश करने वाली टेंडेंसी थी। कब? कॉलोनियल मेंटेलिटी। अपने को मानते थे यहां पे जो कि हम लोग जनता के स्वामी हम ही लोग, और हमको करना क्या है? जनता के हित से कोई मतलब, किसको खुश रखना है? जनता परेशान है तो रहे, तो कोई दिक्कत है। हैजा से गांव खत्म तो खत्म, कोई मतलब। उस समय ऐसी स्थितियां थी। क्लियर? मगर 47 के बाद स्थितियों में परिवर्तित हुआ। हम 47 के पहले दिखाएंगे और 47 के बाद दिखाएंगे। 47 के बाद आएगा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना। क्योंकि कौन से राज्य की स्थापना हुई? लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब, राज्य किसके कल्याण में काम करेगा? जनता के हित में। भारत में अभी कैसा राज्य है? खोज खोज के लोगों के हित के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। लोग योजना पढ़ पढ़ के परेशान रहते हैं। इतनी योजना होती है। महिलाओं के लिए 20 टाइप की योजना है, वृद्धों के लिए है, दिव्यांगों के लिए है कि नहीं है? सबके लिए है। पढ़ते पढ़ते लोग परेशान हो जाते हैं कि योजना हर एक साल 10 नई योजना। कौन सी सरकार है? लोक कल्याण का। और योजनाओं को लागू कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी। तो इनको तो सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। क्लियर है? 47 के पहले देखेंगे अभी। इसको एसी का दर्द सता रहा है कि सर एसी काम नहीं कर रहा। तुम ध्यान देना वहीं पे। लिख रहा है नौकरशाह। नौकरशाह नहीं होता, नौकरशाह होता है। पहला शब्द गलत लिखा है। ये जो लिखना शुरू किया है ना, तो पहला शब्द लिखा है नौकरशाह लिखा है। पूर्ण रूप से हो सकता है। देखो क्या लिखा है, देखो तो क्या लिखा है? नौकरशाह। ठीक है। इसको गर्मी ज्यादा लग रही है। ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर है? बोलो क्लियर। नोट करते हैं। 1947 से पहले भारतीय प्रशासन की स्थिति। लिख लिया हेडिंग? पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, हुकुम चलाना। हुकुम, भारतीय प्रशासन की स्थिति। अब उसमें पॉइंट वाइज लिख लो क्या स्थिति थी। हुकुम चलाना, स्वयं को जनता का स्वामी मानना, कानून और व्यवस्था की बहाली करना, यही काम था। कानून को कोई मत तोड़े।
कानून और व्यवस्था की बहाली करना, यथा स्थिति बनाए रखना। यथा स्थिति, यथा स्थिति मतलब जो चल रहा है वो बना रहे, उसमें ज्यादा कोई अंतर ना पड़े, यथा स्थिति बनाए रखना। अपने बॉस को खुश रखना, अपने बॉस को खुश रखना। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति न होकर ब्रिटिश क्राउन के प्रति। उत्तरदायित्व जनता के प्रति न होकर ब्रिटिश क्राउन के प्रति था। जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनता या उपेक्षा का भाव। जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनता या उपेक्षा का भाव। क्लियर? ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता को कहा गया कॉलोनियल मेंटालिटी, औपनिवेशिक मानसिकता। नोट करो, औपनिवेशिक मानसिकता। कौन सी मानसिकता? अगर कभी पूछ ले औपनिवेशिक मानसिकता का लक्षण क्या है, तो अपने को जनता का स्वामी मानना, हुक्म देना, यस और नो, जन समस्याओं पे कोई ध्यान, जनता को कुछ हो रहा है, कठिनाई तो होते रहे, कोई ज्यादा दिक्कत, बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, यस और नो। कौन सी मेंटेलिटी? जनता का सेवक नहीं, जनता के हित में काम नहीं। किसके हित में काम? बोलो, किसके हित में काम? स्वतंत्रता के बाद भी सवाल बना हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय प्रशासकों की ये जो मेंटेलिटी है वो गई नहीं है। इस पे एक बार सवाल आ चुका है, ध्यान देना। हो सकता है जीएस पेपर 2 का सवाल हो या यहां का सवाल। स्वतंत्रता मिली उसके बावजूद भी भारतीय प्रशासकों की कॉलोनियल मेंटेलिटी। अच्छा, 47 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश प्रशासन को भंग किया गया, क्या भारतीय जो प्रशासन था वही कंटिन्यू रहा? ध्यान देना। बोलो, हटाए गए क्या ऑफिसर? सब वही आगे की तरफ प्रोसीड की है। तो परंपरा से लिगेसी के रूप में आता रहा, वो आदत बनी रही। अभी भी देखोगे कई चीजें चेंज हुई हैं, मगर प्रशासक अभी भी कई बार अपने बॉस को खुश करने का प्रयास करता है। पीछे यूपी में एक किसी मंत्री जी की भैंस चोरी हो गई। आईपीएस स्तर के भी अधिकारी उस समय सड़क पर खोज रहे थे कि कहां पे भैंस है। लिखना नहीं है, बात सुनो तो पहले, दिमाग में भरा हुआ है। बहुत कोई सवाल और पूछ लूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा तुरंत। बोलो, समझो कि क्या कहा जा रहा है वो समझो ना। बता दोगे तो ज्यादा ताली थोड़ी बजेगी। तो पीटी पास कर लोगे, बहुत याद किए हो, एक्ट बहुत याद कर लियो। दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, एक से एक लोगों का नाम मेरे जुबान पे ही रहता है, बहुत मैंने नाम याद कर रखा है, कोई बात नहीं। तो आदत क्या रही है अभी भी ना, जनता की समस्याओं पे कम ध्यान और जो है वो खुश रहना। अभी जनता की सेवा कम, अपने को नौकर, अपने को सरकार। आज भी कई जगहों पे गांव वाले आ जाते हैं तो सरकार ही बोलते हैं पुलिस वाले को, सरकार, माई बाप, आप थोड़ा देखिएगा। बेसिकली है सेवक, मगर ट्रीट कैसे कर रहे हैं अपने को? स्वामी के रूप में, ये सौनो। ये टेम्परामेंट अभी भी गया। बेसिकली वे तो जनता के सेवक हैं। किसके सेवक हैं? जनता के सेवक हैं, उन्हें जनहित में काम करना है, इसी के लिए उनको नियुक्त किया गया है। बोलो, मगर कई बार सारे अधिकारी ने, कई बार कई लोग अपने को स्वामी मानने लगते हैं, जनता की समस्याओं पे ध्यान नहीं देते। क्लियर है? तो उनको सार्वजनिक हित या जनता के हित पर ध्यान देना। नोट करोगे, 47 के बाद, स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का लक्ष्य, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना या स्थापना हो लोकतांत्रिक मूल्य, इसका लक्ष्य रखा गया कि मूलभूत आवश्यकताओं अपने भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, स्वच्छ पर्यावरण, डिजिटल अधिकार। डिजिटल अधिकार हो गया है, कहां ऐड किया गया है? डिजिटल अधिकार किसमें ऐड किया गया है? मौलिक अधिकार है, पक्का आ गया। कहां पे आया? तो किसके भीतर लाया गया? पर 14, 15, 16, 17 किसके भीतर? पिछली बार निजता का अधिकार पूछा था ना, एक तो उसने डिजिटल अधिकार पूछ लिया। ये भी मूलभूत आवश्यकता हो गई है। बोलो, केवल रोटी कपड़ा मकान मत लिखना मूलभूत आवश्यकता नहीं, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये सब की पूर्ति का काम प्रशासनिक अधिकारियों का, ये ध्यान देना। क्लियर? बोलो क्लियर। सवाल है कि इन्हें प्रशासनिक अधिकारियों में सिविल सेवा के प्रति या लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्यों होना चाहिए? नोट करोगे, समर्पण भाव क्यों? क्लियर? नेक्स्ट, कई बार झंझट आता है कि उधर में पुरुषों में ही ज्यादा होता है। पुरुषों में नहीं, मतलब इसमें जेंडर इक्वलिटी की स्थिति है। एक तो गर्मी है, कई सारे उधर परेशान है, लिख रहा है सर एसी नहीं चल रहा है, लगातार लिखे जा रहा है। और दूसरा, टेम्परामेंट में भी थोड़ी हीट आ गई है, फिर तो कठिनाई पैदा हो सकती है। क्लियर है? टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें दूर होंगी। संवेगात्मक बुद्धि, कई बार तो लगता है उसको सबसे पहले उसी को पढ़ा देना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं कोई इसी को दिखाए कि ऐसे लिखते हैं, ये फोटो खींच के दिखा देगा कि देखो लिखे हुए नोबल साहब। क्लियर? नेक्स्ट, देखो हम लोग देख रहे हैं कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव क्यों हो, क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि सरकार जनहित में नीतियां बनाती है, योजनाएं बनाती हैं। बोलो, और अगर इनमें समर्पण भाव नहीं होगा प्रशासकों में, तो ये नीति और योजना ठीक से धरातल पर लागू, इसके लिए जरूरी इनमें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव हो। नोट करोगे, पहला पॉइंट, सरकार देश के सर्वांगीण विकास और उत्थान हेतु देश के सर्वांगीण विकास और उत्थान हेतु नीति, योजना और कार्यक्रम बनाती है। नीतियों को बनाती है, योजनाओं को बनाती है, कार्यक्रमों को बनाती है। इनकी क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व, इनके क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति में लोक पदाधिकारियों से, ऐसी स्थिति में लोक पदाधिकारियों से
यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव रखें। पहला चल जाए। सेकंड पॉइंट, लोक सेवकों के वेतन और भत्ते पर, लोक सेवकों के वेतन और भत्ते पर होने वाला खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है। होने वाला खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है, जिसमें जनता से लिए गए टैक्स को भी जमा किया जाता है। स्पष्ट है कि लोक सेवकों पर होने वाले खर्च का वहन, लोक सेवकों पर होने वाले खर्च का वहन अंततः लोक सेवकों पर होने वाले खर्च का वहन वहन अंततः जनता करती है। ऐसी स्थिति में उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी स्थिति में उनका यह कर्तव्य बन जाता है कि वे जन सेवा के प्रति समर्पित रहें। वे वास्तव में जनता के स्वामी न होकर, वास्तव में जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक हैं। जनता के स्वामी न होकर जनता के सेवक हैं। क्लियर? बोलो क्लियर। पहला चेंज करके देखो, समर्पण का मतलब क्या है। एक तो समर्पण क्यों होना चाहिए, दो बातों को हम लोगों ने लिख लिया। क्लियर? इसलिए उनमें सिविल सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। समर्पण का संदर्भ क्या है, नोट करते हैं पहला चेंज करके। अर्थ क्या है? सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों को स्वीकार करते हुए, सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों को स्वीकार करते हुए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पूर्वक नागरिक सेवाओं की त्वरित, प्रभावी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ही सिविल सेवा के
प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। जैसे आपदा आदि के समय, आपदा आदि के समय व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए, आपदा आदि के समय व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए जी जान से लोगों के जान माल की रक्षा करना सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। एक दो छोटे छोटे उदाहरणों से देखते हैं कि सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव का आशय क्या है। मान लो आप खाना खाने बैठे हो, बिल्कुल साइज सज रही है अभी, और तुरंत आपको खबर मिल जाती है कि यहां पर दंगा हुआ है। आपको खबर आ गई दंगे की, तो दंगे की जैसे ही खबर आई है आपको तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। देर करने पे उसका व्यापक परिणाम आ सकता है। बोलो। तो आप अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करो। ऐसा नहीं कि पहले तो हम खाएंगे, आधा घंटा आराम करेंगे, बाद में जिसके भाग्य में मरना होगा मर जाएगा, उसके बाद देखेंगे, जाके अपनी व्यवस्था करेंगे। ये दर्शाएगा कि आपका सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव नहीं है। क्लियर? बोलो। कई बार मान लो आपदा कोई आ गई है, और ऐसी जगह आपदा आई है जहां जाने में हो सकता है कि गाड़ी की सुविधा नहीं हो, खेत में चलना पड़े, कीचड़ में चलना पड़े। बोलो। और तब जाके वहां से आप जहां पे हो वहां से 5 किलोमीटर दूर कोई आपदा आ गई है, तो आप क्या करोगे कि गाड़ी नहीं जा रही है, भेजो किसी और को, मैं कहां जाऊंगा। ये संभव है कि अधिकारी ऐसा कर सकता है। बोलो। और एक होता है कि उसमें जैसे भी हो, कीचड़ में भी चल रहा है, वो खेत में भी चलते हुए, पगडंडियों पे चलते हुए, कठिनाई का सामना करते हुए, धूप सहन करते हुए पहुंच गए स्पॉट पे और वहां लोगों की जान माल की, तो हम कहेंगे इस अधिकारी में सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। कौन सा शब्द लिखे हो? व्यक्तिगत कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए जी जान से लोगों के जान माल की, दिखाएगा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है। कई लोग ऑफिस से निकलते तक नहीं है कि धूप लग जाएगी, ये स्थिति है, फील्ड में ज्यादा नहीं जाएंगे। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन थोड़ी है कि आपको फील्ड में हमेशा इस तरीके से ही बिना छतरी के घूमना है और गांव गांव घूमना है। आप अपने अकॉर्डिंगली, बहुत छूट रहती है काम करने की। तो कई बार आप अपने को थोड़ा बहुत कठिनाई में भी डालते हो, तो जनता की समस्याओं का तेज गति से समाधान होने लगता है। क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष जन समस्याओं के प्रति, जन समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता। जन समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता। दूसरा, लोगों की कठिनाइयों के प्रति समानुभूति का भाव। लोगों की कठिनाइयों के प्रति समानुभूति का भाव। अपने कर्तव्यों के, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में तत्परता।
नेक्स्ट, एक सिविल सेवक को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपने उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। उसे जनहित में अपने पद और अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। पहला चेंज करके, उसे जनहित में अपने पद और अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर लोक सेवक जनता के प्रति समर्पित हैं तो फिर इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। तो फिर इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है। इससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी घटती है। इससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी घटती है। लोगों में जागरूकता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप सरकार की नीतियों योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम स्वरूप सरकार की नीतियों योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ती है। जन सहभागिता बढ़ती है। इससे योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है। इससे योजनाओं को लागू करने में आसानी होती है। और लास्ट पैराग्राफ, लोक सेवा के प्रति समर्पण भाव अधिकारी में विनम्रता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, कर्तव्य बोध, उत्तरदायित्व बोध, समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा के भाव को विकसित करने में सहायक है। करुणा के भाव को विकसित करने में सहायक है।
कौन सा टर्म था, एक बार बोलो फिर से। सार्वजनिक सेवा के प्रति तो समर्पण भाव क्यों रखना चाहिए और इसका मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। अलग से नोट करेंगे फ्रेज पेश। कमजोर वर्गों के प्रति अलग से नोट करोगे हेडिंग। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, समानुभूति के ब्रैकेट में लिख लोगे परानुभूति, और यही ब्रैकेट में लिख लोगे इम्पैथी। ये भी लिख लोगे, ध्यान देना, सिंपैथी नहीं लिखना है, इम्पैथी। समानुभूति ब्रैकेट में परानुभूति और इम्पैथी, सहिष्णुता टॉलरेंस अंग्रेजी में लिख लोगे, और करुणा ब्रैकेट में कंपैशन भी लिख लोगे, नहीं तो अनुवाद बदलेगा और कठिनाई पैदा कर सकता है। समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव कौन कौन शब्द हैं, बोलो। समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव। लिखा हुआ है समाज के कमजोर वर्गों के प्रति, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कमजोर वर्ग। तो कमजोर वर्ग को अंडरलाइन कर लो, कमजोर वर्ग क्या लिख लोगे, कमजोर वर्ग, और अंडरलाइन करके नीचे कई सारे पॉइंट्स बना लो, 5-6 पॉइंट्स बना लो। कमजोर वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, बोलो, लिख लो, लिख लो। गरीब, मजदूर, महिलाएं, ये भी कमजोरी के अंतर्गत, कई जगहों पे बाहुबली भी हो गई है, मगर महिलाओं को भी परंपरागत तौर पे कमजोर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, ये समाज के कमजोर तबके हैं। गरीब हो, मजदूर हो, दिव्यांग हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, बोलो, इनको हम समाज के कमजोर वर्ग में रखेंगे। और कमजोर वर्गों के प्रति क्या होना चाहिए, बोलो सारे लोग, बोलो क्या होना चाहिए, सही, क्या क्या हो, परानुभूति हो, ये कमजोर वर्ग लिख लिया, इसके नीचे 3 भाग में कर लो, लिखा ना, लिख लिया, सारे शब्दों को लिखा था। इनके प्रति क्या होनी चाहिए, लिख लो, समानुभूति हो, सहिष्णुता हो और करुणा का भाव हो। केवल शब्द से एक बार तोड़ के देख लो, समानुभूति को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, समानुभूति, सम अनुभूति की समान अनुभूति है। अरे समानुभूति 2 है, अगर समान कर लोगे तो फिर 9 2 बार कहां आ रहा है, हिंदी ठीक है ना, ठीक है। सम अनुभूति नोट कर लोगे, क्या लिख लोगे, सम का मतलब समान ही होता है, बराबर, क्या लिख लोगे, सम अनुभूति। बोलो कैसी अनुभूति, सम अनुभूति।
ऐसा बोल सकते हैं? आप समान अनुभूति बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समान अनुभूति है। किसके समान अनुभूति? दूसरों के। किसके? दूसरों के समान अनुभूति। इसीलिए इसको हम बोलते हैं परानुभूति। क्या बोलते हैं? पद अनुभूति। पद मतलब दूसरा, अनुभूति मतलब अनुभूति। समानुभूति के बदले कौन सा शब्द लिख सकते हो? परानुभूति। लिख लो। समानुभूति का मतलब दूसरों के समान अनुभूति, एकदम शाब्दिक अर्थ में इम्पैथी, दूसरों के समान अनुभूति। इसको हम बोलेंगे परानुभूति। पर मतलब, फिर से बोलना, समानुभूति को हम लोग कौन सा और शब्द से यूज कर सकते हैं? परानुभूति। समानुभूति क्या कहता है? केवल शाब्दिक अर्थ बताओ। समान अनुभूति, क्या बोला? समानुभूति, समान अनुभूति। और परानुभूति मतलब, पद मतलब दूसरा, तो दोनों को मिला लो। दूसरों के समान अनुभूति को क्या बोलेंगे? समानुभूति या परानुभूति बोलेंगे। लिख लिया? किसके समान अनुभूति? दूसरों के समान अनुभूति। नीचे लिख लो, दूसरों के समान अनुभूति। लिख लिया है? किसके समान अनुभूति? मैं पूछूं परानुभूति क्या है या समानुभूति क्या है? दूसरों के समान अनुभूति समानुभूति या परानुभूति है। क्लियर? यहां नीचे कर लोगे, यहीं पे नीचे में 2 लाइन का भजन लिख दो। शाम का समय है, गांधी जी भी सुनते थे। कौन सुनते थे? वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। लिख लो। गांधी जी भजन सुनते थे। वैष्णो जन तो तेने कहिए, लिख लो। एग्जाम में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सेट कर जाएगा। वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णो जन तो, अभी गाना बोलते तो याद आ जाता तुरंत। आधा मुखड़ा बोलता तो पूरा सुनाने वाले बहुत है। केवल एक लाइन बोलने पे अगला लाइन तुरंत आ जाता। भजन थोड़ी याद है। वैष्णो जन तो तेने कहिए, पीर पराई मतलब क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। लिख लो नीचे में। सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। पीर पड़ाई जाने रे, दूसरे के दुख दर्द को समझे। इसको हम बोलते हैं परानुभूति। एक बार फिर से बोलना, कोई पूछ ले परानुभूति का मतलब बताओ, तो दूसरों के समान अनुभूति। सम और परानुभूति दूसरों के समान। दूसरों के समान अनुभूति परानुभूति या समानुभूति है। क्लियर? और क्लियर करना और लिखना होगा तो बोल सकते हो कि ये जो भजन है इसमें भी परानुभूति की अभिव्यक्ति हो रही है। श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। इसका मतलब उसमें परानुभूति का भाव हो। क्लियर? बोलो क्लियर। पहले संक्षेप में, बाद में विस्तार दे लेंगे। दूसरा क्या है? ये आपको पढ़ना होगा इंडियन सोसाइटी में भी, सोशल इश्यूज में भी पढ़ना है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए किसको बढ़ावा दोगे? बोलो, पढ़े हो ना? सांप्रदायिकता को रोकने के लिए किसको बढ़ावा दोगे? सहिष्णुता को बढ़ावा देना पड़ेगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। धार्मिक सहिष्णुता को, सहिष्णुता के नीचे लिख लोगे अपने से भिन्न। अपने से भिन्न क्या लिख रहे हो?
अपने से भिन्न। अब भिन्न को चार पांच पॉइंट्स में ऐसे बांट दो। अपने से भिन्न, अब भिन्न के सामने कर लो, अपने से भिन्न लिख लो। मत, विचार, जीवन पद्धति, धर्म मतलब रिलीजन आदि के अस्तित्व को भी सम्मान, आदर, सह अस्तित्व का भाव। फिर से बोलना, सहिष्णुता का अर्थ बताओ। आप जिस मत को मानते हो, आपका जो विचार है, आपका जो धर्म है, आप जिस चीज में विश्वास करते हो, ये आपका जो मत विचार धर्म है, इससे जो भिन्न मत है, आपके मत से जो भिन्न मत है, विचार है, धर्म है, विश्वास है, इसको भी आप आदर देते हो, क्या करते हो, सम्मान देते हो और सह अस्तित्व का भाव रखते हो। सह अस्तित्व का मतलब, सह अस्तित्व मतलब साथ साथ अस्तित्व, तुम्हारा भी अस्तित्व है और तो सह अस्तित्व का भाव रखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे हम? सहिष्णुता का व्यापक अर्थ है सहिष्णुता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉलरेट करना। क्या बोलोगे? टॉलरेंस। आपसे अलग कोई मत रखता है, आपसे अलग कोई विचार है, आपसे किसी का धर्म अलग है, उसको भी आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो और उसके साथ अस्तित्व, उसका भी अस्तित्व रहे और सह अस्तित्व का भाव रखे हो, तो क्या बोलेंगे? भारत में सहिष्णुता बढ़ रही है कि घट रही है? एक मत सोचता है कि दूसरा मत खत्म हो जाए, दूसरा विचार खत्म हो जाए, सामने वाला मेरा मत और मेरा विचार मान ले, मेरा धर्म मान ले, मैं जिस चीज में विश्वास करता हूं सामने वाला भी वही माने। सहिष्णुता घट रही है कि बढ़ रही है? सहिष्णुता घट रही है। और क्या बढ़ रही है? अरे बोलो क्या बढ़ रही है? सांप्रदायिकता बढ़ रही है। सांप्रदायिकता बढ़ने में एक बड़ा कारण कौन सी है? तो बोलो क्या है? लोग असहिष्णु हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लोग दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते, हिंसा तुरंत शुरू हो जाती है। बोलो, असहिष्णुता बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। बोलो, अविश्वास बढ़ रहा है, परस्पर सम्मान का भाव, परस्पर आदर, साथ साथ अस्तित्व का भाव भी कम होता जा रहा है। अब तो दो धर्म और दो जाति के लोग भी कई बार एक साथ नहीं रहते हैं। बोलो, है कि नहीं ऐसी स्थिति? ये स्थिति होती जा रही है, हो रही है कि नहीं? तो सहिष्णुता बढ़ रही कि घट रही है? सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्लियर? इस सिलेबस में पढ़ना है। कौन सा टर्म है? फिर से बोलना, मैं कहूं सहिष्णुता क्या है? इसको टॉलरेट करना है, अपने से अलग। खुद के विचार को टॉलरेट की बात नहीं आती, अपने से अलग को भी आप क्या कर रहे हो? टॉलरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आत्मसात नहीं, ग्रहण नहीं। सहिष्णुता का मतलब क्या है? आप उसको भी मान लो कि ये भी रहे, आदर दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, ये छोड़ो। तो हम व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का मतलब ले रहे हैं। अगर सीमित अर्थ में देखोगे तो टॉलरेट करना, सहन कर रहे हो किसी तरीके, चलो तुम भी रह जाओ, कोई आदर सम्मान नहीं मगर रह जाओ, कोई दिक्कत, तो वो टॉलरेशन, वो सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ होगा। व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का मतलब है अपने से, फिर से बोलो, अपने से भिन्न मत को भी आदर देना, सम्मान देना, सह अस्तित्व का भाव रखना, यह है सहिष्णुता। क्या है? टॉलरेंस है। समाज में ये कम होता जा रहा है, ध्यान देना। और तीसरा क्या है? करुणा के नीचे लिख लो, ये तो और कठिन है।
ये तो और मुश्किल काम है। करुणा लिख लो। सबके प्रति मंगल कामना। ये कोई नया नहीं होगा, ये होगा 4-5 साल से होगा। जो ये आवाज निकाला है ना, ये वरिष्ठ टाइप से होगा। नया होता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती है, तप गया है रहते रहते। अब 5-7 साल और रहा है, 5 साल के बाद एक कंठ से आवाज नहीं निकलेगी, कंठ ही सूख जाता है बहुतों का। देखो तुरंत लिखता है मत और विचार में क्या अंतर है। मत को ओपिनियन कहते हैं, विचार को हम क्या बोलेंगे, आइडियाज बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद मैंने बोल दिया है। फिर विचार पे लंबा जा सकते हैं। विचार के निर्माण में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। विचार बीज के समान होता है। बोलो, संबंध भी है दोनों में। करुणा लिखो पहले। क्या लिखोगे? करुणा। सबके प्रति नोट करो, मैत्री भाव, मैत्री, प्रेम भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव। प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव, प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव। किसके प्रति? ये कौन सा है? बोलो कौन सा है? करुणा। करुणा लोगों में कम है। कई लोग दूसरे की सेवा करते हैं मगर जान करके मेरी जाति का है, मेरे बिरादर का है, मेरे धर्म का है, इसका मतलब उसमें करुणा नहीं है, कुछ और है। मगर करुणा, जिस व्यक्ति में करुणा होती है तो बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी भाषा प्रांत, सबके हित की मंगल कामना करता है, सब खुशी रहे, सब सुखी रहे। कौन? बोधिसत्व को करुणा का महासागर माना जाता है। नोट कर लोगे नीचे में, बोधिसत्व करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। कौन? बोधिसत्व। महायान दर्शन का नैतिक आदर्श, नोट कर लोगे बोधिसत्व के बगल में, महायान इसी में करुणा के महासागर हैं। कौन? बोधिसत्व लिख लो, करुणा के महासागर माने जाते हैं बोधिसत्व। और बोधिसत्व थे कौन? महायान के नैतिक आदर्श। टॉप लेवल पे जाओगे तो उनकी स्थिति आती है। हीनयान में अरहत है, अरिहत, जो अपने निर्माण के लिए प्रयासरत है, वो अरिहत है। और महायान में सबके हित का भाव है। बड़ा यान है, बड़ा जहाज है, बोधिसत्व यान है। ध्यान देना, ये बोधिसत्व इसको लीड करते हैं। सबके कल्याण की बात है। क्लियर? लिख लिया शॉर्ट में। अब हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। लिख सकते हो शॉर्ट में? एक बार फिर से बोलना, परानुभूति किसे कहेंगे? दूसरों के समान अनुभूति। देखो, ज्यादातर लोग सिंपैथी दिखाते हैं, परानुभूति वालों की संख्या कम है। आप कष्ट में हो ना, तो 10 लोग, अगर 10 लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो ज्यादातर लोग आके सहानुभूति जताएंगे, आपके दुख को फील नहीं करेगा भीतर से। आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो और आपके साथ कोई घटना घटी हो तो जैसे वो खबर सुनेगा दुखी हो जाएगा। आपके पास आते वक्त भी थोड़ा प्लान करते रहे कैसे उसको ठीक करें, वो दर्द वो फील कर रहा है। अब कई होंगे कि रास्ते में आते वक्त पता है कि आपके पास कुछ घटना घटी है, रास्ते में ठाकेबाजी करते हुए आ रहा मोबाइल से, जहां देखा कि अब घर पहुंच गया, काटा और कोई बात नहीं, सांत्वना दिया 2 मिनट है, कोदम पूरा किया। वो कौन, क्या वो अभिव्यक्त कर रहा है? सहानुभूति जताने आया है। क्या जताने के लिए? आपके दुख को फील नहीं कर रहा है। और कोई ऐसा ही मित्र होगा कि आप दुखी हो तो वो भी दुखी हो जाए, तो हम कहेंगे इसमें परानुभूति है। क्या है?
उसमें परानुभूति का तत्व है। सहानुभूति से एक कदम आगे का कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो पहला वाला सिंपैथी है, ये इम्पैथी है। कौन है? इम्पैथी। फिर से बोलो, क्या है? इम्पैथी। अब देखो इम्पैथी गांधी जी में कितना था। चंपारण में पता चला किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्होंने दर्द को फील किया, पहुंच गए कहां? फिर पहुंच गए अहमदाबाद, फिर पहुंच गए खेड़ा। उन्होंने दुख दर्द को क्या किया? फील किया। क्या किया? किसके दुख दर्द को? अरे सब जगह किसान नहीं, मिल मजदूर भी थे, सब किसान ही बोलोगे हैं? अहमदाबाद में मिल मजदूर थे ना, ये किसान थे? तो नहीं, उधर पूछ रहा किसान किसान बोल रहा। बोलो ये स्वर्णो, सब जगह किसान ही थे क्या? उन्होंने उनके दुख दर्द को फील किया। हम बोल सकते हैं गांधी में परानुभूति की भावना थी। बोलो, परानुभूति होनी कमजोर वर्गों के प्रति हो। कई लोग कमजोर वर्गों के दर्द को लोग समझते नहीं है, दर्द को फील नहीं करते। ये सुनो, प्रशासनिक अधिकारियों में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति परानुभूति होनी, सहिष्णुता होनी, और साथ साथ कंपैशन भी होना, मतलब किसी के साथ भेदभाव उन्हें नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। क्लियर? अब नोट करते हैं। एक चीज बताओ, बंधुत्व शब्द कहां आया? बंधुत्व का मतलब क्या है? अगर मैं 5 नंबर में सवाल पूछ लूं, बंधुत्व, एक लाइन तो एक शब्द तो सब आ गया, भाईचारा। मान लो बंधुत्व का आशय स्पष्ट करें, 5 मतलब 8 नंबर का सवाल आ जाए। अब बंधुत्व की अवधारणा कई मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायक है, तो भाईचारा लिखते रहेंगे। भाईचारा बढ़ाने के लिए जरूरी है परानुभूति हो, क्या हो? सहिष्णुता हो। तो हम इस वाले टॉपिक को कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे? बंधुत्व से। ये अपना प्रयास है, कनेक्ट करके लिख सकते हैं। सामने दूसरा लिखेगा, हो सकता है मेरे पीछे पीछे चले तो भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नोट करोगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोग लिख रहे हैं अब डिटेल से, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव। हमने एक तो शॉर्ट में स्ट्रक्चर पे देख लिया। अब इसको विस्तार से देखने जा रहे हैं। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव। अब उस पे आने से पहले हम लोग प्रस्तावना की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता, तथा व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने वाली, व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करने वाली बंधुत्व की भावना को साकारित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ने की बात की गई है। यहां बंधुत्व की अवधारणा भाईचारे को इंगित करती है। देश में सख्त कमी है इसकी।
भाईचारे को इंगित करती है। आशय है कि एक ही मातृभूमि के संतान होने के कारण हम सभी नागरिक एक बड़े परिवार की भांति हैं। अतः सुख दुख में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तथा दूसरों की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी, दूसरों की गरिमा प्रतिष्ठा को भी आदर देना चाहिए। पहला चेंज हो गया। बंधुत्व की भावना को साकारित करने के लिए अशक्त वर्गों, कमजोर वर्गों जैसे बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक तीनों आ गया ना आधार। सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, गरीबों एवं असहायों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा का भाव होना चाहिए। समानुभूति, सहिष्णुता एवं करुणा का भाव होना चाहिए। प्रशासकों के लिए, पहला चेंज करके, प्रशासकों के लिए नियम और कानून के अनुसार काम करना, प्रशासकों के लिए नियम और कानून के अनुसार काम करना आवश्यक है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि वे यंत्रवत एवं निष्ठुर व्यवहार करें। वे यंत्रवत एवं निष्ठुर व्यवहार करें। जैसे यंत्र का जो व्यवहार होता है निष्ठुर होता है, कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं।
आप जिस पंखे के साथ रहते हो, डेली साफ करते हो, एक दिन गलती करोगे माफ नहीं करेगा, सीधे कट लगा देगा। क्लियर? निष्ठुर है वो, यस और नो? कई बार आदमी नियम और कानून के साथ काम करते करते निष्ठुर हो जाता है, यंत्र टाइप से हो जाता है, उसकी संवेदनशीलता मर जाती है, दया करुणा कुछ नहीं। गांधी जी भी कहते हैं कि जब आदमी बड़े मशीनों के साथ काम करता है ना, तो डेली हो सकता है उसकी सेवा कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, जिस दिन गलती करोगे उस दिन माफ मशीन निष्ठुर होता है। कई लोग नियम और कानून का इतना लबादा ओढ़ लेते हैं कि कोई जरूरतमंद भी है तो उसको भी किनारे कर देते हैं, ये नियम ऐसा है, हम तो नियम के अनुसार ही चलेंगे, तो यंत्रवत व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार? इसी में लिखोगे, उनकी मानवीयता और संवेदनशीलता समाप्त हो जाए, उनकी मानवीयता और संवेदनशीलता समाप्त हो जाए। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी में मानवीयता होनी चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। संदर्भ ध्यान रखना, जो भाषा आ रही है, उनकी मानवीयता और संवेदनशीलता भी बनी रहनी, यंत्रवत और निष्ठुर व्यवहार न करे, ऐसा ना हो कि वो असंवेदनशील हो जाए। क्लियर? एक प्रशासनिक अधिकारी को सहृदयी होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को सहृदयी होना चाहिए, अर्थात उसे, प्रशासनिक अधिकारी को सहृदयी होना चाहिए, अर्थात उसे दूसरों के कष्टों को समझने, महसूस करने और उसे दूर करने का भाव होना चाहिए। ऐसा करने पर सहृदयी प्रशासन की अवधारणा, सहृदयी प्रशासन की अवधारणा साकारित होगी। क्लियर? बोलो क्लियर। अब लिखोगे समानुभूति। पहला शब्द हमने शॉर्ट में देखा था, अब डिटेल से। समानुभूति, समानुभूति। ऑब्लिक देकर लिख लोगे परानुभूति। क्या है लिखने जा रहे हैं, पहले हमने शॉर्ट में देख रखा है। समानुभूति व्यक्ति की वह क्षमता है, समानुभूति व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों की मनः स्थिति को समझते हुए, जिससे वह दूसरों की मनः स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप, दूसरों की मनः स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप और उसकी गहनता को महसूस करता है। समस्या के स्वरूप और उसकी गहनता को महसूस करता है। समानुभूति व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह दूसरों की मनः स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप और उसकी गहनता को, नोट करोगे पहला चेंज करके, मुख्य विशेषताएं। समानुभूति में सारी चीजें आएंगे,
दूसरों की समस्या को तन्मयता से सुनना, दूसरों की समस्या को तन्मयता से मतलब ध्यान पूर्वक सुनना, दूसरों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा, समस्या की गहनता को महसूस करना, समस्या की गहनता को महसूस करना, कितनी गहन समस्या है। तीसरा, अपनी संवेदना को प्रकट करना, अपनी संवेदना को प्रकट करना। और लास्ट में अंततः अपनी क्षमता अनुसार समस्या का विवेकपूर्ण समाधान ढूंढने हेतु समस्या का विवेकपूर्ण समाधान ढूंढने हेतु तत्पर होना। उदाहरण लिखोगे, गांधी के द्वारा किए गए सत्याग्रह, कौन कौन से लिख लोगे? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। आप देखोगे कई सारी राज्य सरकारें प्रशासकों में परानुभूति की भावना बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। आप जैसे उदाहरण दिखा सकते हो कि राजस्थान में पिछले वर्षों में प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम चला। किसकी ओर? आप अपने अपने स्टेट से लिख सकते हो, प्रशासन गांव की ओर। तो प्रशासन गांव की ओर का जो कार्यक्रम था कि पूरा प्रशासनिक अमला किसी खास गांव में चला जाता था। हो सकता है कि सेंटर से वो 20 किलोमीटर दूर गांव हो और सारे अधिकारी वहीं पे कैंप लगाएंगे। तो जब कैंप लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने दुख दर्द में, क्या क्या कठिनाई झेल रहे हैं। उनकी कठिनाइयों को समझेंगे, वहीं पे कैंप लगाओ। तो इससे उनके भीतर कौन सी भावना प्रबल होगी? न्याय आपके द्वार योजना, बोलो कि भाई आप जब जाते हो पब्लिक के घर पे तब पता लगे पब्लिक को कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतों का वो सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कार्यक्रम है नोट कर लोगे, प्रशासन गांव की ओर राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रशासन गांव की ओर, न्याय आपके द्वार योजना। ऐसी योजनाएं कई सरकारों ने लाई हैं, ध्यान देना, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों में समानुभूति का भाव बढ़े। प्रशासन गांव की ओर, न्याय आपके द्वार योजना आदि के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों में समानुभूति के तत्व को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। लोगों के दुख दर्द को समझें, समानुभूति की भावना प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाती हैं। परानुभूति की अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाती है।
तथा उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं, संवेदनशील बनाती हैं तथा उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं। समानुभूति की भावना होने पर लोक सेवक जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा। लोक सेवक जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा। पहला चेंज कर दिया। समानुभूति की अवधारणा जहां एक ओर समावेशी विकास सामाजिक न्याय संवेगात्मक बुद्धि के विकास सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान में सहायक है। तो दूसरी ओर यह निष्क्रियता, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता, आदि को कम करने में सहायक है। कम करने में सहायक है। क्लियर? बोलो क्लियर। एक बार इसको पढ़ने के बाद अपने नोट्स को भी पढ़ लेना। नोट्स मिला है ना? तो जैसे ये आपने देखा एम्पैथी, तो एम्पैथी का जो मेरा नोट्स है उसको भी साथ के साथ कंप्लीट कर लोगे। लास्ट में सवाल देखेंगे तो आसानी रहेगी। फंडा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, परानुभूति होता क्या है। कल सहिष्णुता देखेंगे और लास्ट वाला पार्ट है करुणा। सवालों को देखने के बाद टॉपिक नंबर 4 की कल शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? शेष पक्षों को कल देखेंगे।